कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। मटर की उन्नतिशील प्रजातियां एवं बुआई विधि पर जानकारी, डेयरी व्यवसाय से अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु तकनीकी जानकारी, अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु हल्दी की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य, दलहनी फसलों के अंतर्गत मटर का एक प्रमुख स्थान है और किसान भाई इस फसल से अधिक पैदावार प्राप्त करने हेतु किस तरह से करें इसकी बुआई, इस विषय पर जानकारी हेतु हमारे संवाददाता ने संपर्क किया सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुर मेरठ के एक वैज्ञानिक डॉक्टर आदेश सिंह से। रबी के सीजन में जो आपका मटर है ये एक प्रमुख दलहनी फसल है, तो आज हम मटर की किस तरह से क्या क्या सावधानियां बरतें जिससे कि एक अच्छा उत्पादन लिया जा सके उस पर प्रकाश डालेंगे। तो किसान भाइयों, जैसे आपकी खरीफ की फसलों की कटाई के बाद में जो भी खेत या तो खाली हैं या खाली होने वाले हैं, तो उसमें एक तो प्री सोइंग इरिगेशन यानी कि पलेवे का प्रोविजन कर लें, और जैसे कि इसका उपयुक्त समय सितंबर का लास्ट हफ्ता या अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा उपयुक्त समय है। तो किसान भाइयों इसी के परिप्रेक्ष्य में अपनी तैयारी को जरा ध्यान दें, और इसके लिए आपको किसान भाइयों एक तो सड़ी हुई अच्छी गोबर की खाद जो करीब 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिला दें, तथा अंतिम जुताई के समय पाटा लगा करके खेत को तैयार कर लें। तो किसान भाइयों, खेत को तैयार करने के साथ में फिर हमको इसमें जो आपका मटर है, मटर की संस्तुत प्रजातियां, जैसे कि एक तो फलियों के लिए जो कि सब्जी मटर होती है, तथा एक दाने के लिए। तो किसान भाइयों, जो सब्जी की मटर है उसके लिए तो अभी यानी कि आप सितंबर के लास्ट वीक में भी आप बुआई कर सकते हैं, तथा यदि आपको दाने के लिए मटर की फसल उगानी है तो उसके लिए किसान भाइयों आप अक्टूबर में बुआई करें। तो जो हमारी उपयुक्त प्रजातियां हैं जैसे कि रचना, अर्किल, ये सब्जी मटर के लिए उपयुक्त हैं, तथा इन्हीं के साथ साथ पंच सब्जी मटर 5 और मालवीय मटर 2 तथा मालवीय मटर 15 ये उपयुक्त प्रजाति हैं जिनसे कि करीब 25 कुंटल तक उत्पादन दाने का तथा करीब 150 से 200 कुंटल हरी मटर ली जा सकती है। तो किसान भाइयों, बुआई से पूर्व एक तो करीब 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटास की पूरी मात्रा बुआई से पूर्व, यदि आप सीड ड्रिल से बुआई करना है तो जो सीड ड्रिल है उसी में ही एक खाद का बॉक्स होता है और एक दाने का, तो आप दाने से करीब 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे कुंडों में खाद की पूरी मात्रा दे दें, तथा उसके बाद में बुआई के लिए आप जैव बीज की संस्तुत मात्रा लेकर के इसको पहले या तो आप कार्बनडाजिम
जिसको बावस्टीन कहते हैं, या कैप्टान नामक दवा लेकर के और इसको 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लें, तथा हम उपयुक्त राइजोबियम कल्चर से भी इसका उपचार अवश्य करें। और राइजोबियम से उपचार करने हेतु किसान भाइयों, आप करीब 50 ग्राम या तो गुड़ लें या 50 ग्राम शुगर का सॉल्यूशन लें और उसको 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से उसके ऊपर छिड़काव कर दें, तथा फिर इसके ऊपर 200 ग्राम का राइजोबियम का पैकेट, जो कि 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है, तो उस हिसाब से आप इसको हल्के हाथ से इस तरह से मिलाते हैं जिससे कि हर एक बीज के ऊपर एक राइजोबियम कल्चर की परत बन जाए, तथा इसके बाद में इसको छाया में सुखा दें और फिर हम इसको बुआई के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, बुआई के लिए करीब 30 से 40 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखें। आजकल सीड ड्रिल भी उपलब्ध हैं जिसमें कि हम दूरी को एडजस्ट कर सकते हैं और उससे खेत में एक साथ बुआई कर दें। यदि आप हल के पीछे बुआई कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि बीज समान गहराई पर पड़े और बीज की गहराई 5 से 6 सेंटीमीटर उपयुक्त होती है। यदि जिन क्षेत्रों में मिट्टी थोड़ी भारी है, जैसे चिकनी मिट्टी हो, तो वहाँ पर कुंडों पर बोएं। और इसी के साथ साथ किसान भाइयों, क्योंकि इसमें खरपतवारों की रोकथाम के लिए आप प्री इमरजेंस पेंडिमिथलिन 3.3 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर के लिए उपयुक्त है। तो आप एक समान घोल बना करके इसको बुआई के या तो तुरंत बाद या उससे अगले दिन पूरे खेत में छिड़क दें। हमारे प्रदेश में बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन इनकी सही तरीके से देखरेख और प्रबंधन ना करने से इन्हें इस व्यवसाय से अधिक लाभ नहीं मिल पाता। तो कैसे करें दुधारू पशुओं की देखरेख और प्रबंधन, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ के एक वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। मैं आज किसान भाइयों को डेयरी व्यवसाय से संबंधित कुछ तकनीकी जानकारी दे रहा हूँ, जिससे हमारे जो पशुपालक भाई हैं या जो बेरोजगार युवक भाई हैं, वह पशुपालन को व्यावसायिक रूप दे करके अपनी आमदनी का जरिया बना सकते हैं और बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। डेयरी व्यवसाय के लिए मुख्य 4 बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक तो आवास व्यवस्था, दूसरा प्रजनन व्यवस्था, तीसरी जो है बीमारी और उसकी रोकथाम, चौथी व्यवस्था जो है प्रबंधन। तो आवास के लिए सर्वप्रथम जो है किसान भाई पूरब से पश्चिम की दिशा में शेड का निर्माण कराएं और शेड की फर्श जो होगी वो सामान्य स्थान से कम 2 से 3 फीट तक जो है ऊंची होनी चाहिए, जिससे जल भराव के समय में कहीं पानी आसपास में भर जाता है तो शेड के अंदर पानी न भरने पाए। इसके बाद पक्की पशुशाला भी बना सकते हैं और किसान भाई कच्ची भी पशुशाला बना सकते हैं। अपनी आर्थिक क्षमता के हिसाब से शेड का निर्माण खासतौर से छत जो होगी वो एस्बेस्टस शीट की बना सकते हैं या फिर छप्पर की बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टिकाऊ जो है एस्बेस्टस शीट होती है। बार बार जो है किसान भाइयों को पैसा नहीं लगाना पड़ता। एक बार अगर एस्बेस्टस शीट से छत बना देते हैं डेयरी फार्म की, तो वो 5 से 10 साल तक जो है या इससे ज़्यादा भी समय तक जो है छत चलती रहती है। इसके लिए फर्श जो है बनाएंगे वो ईंट की या कंक्रीट की बना सकते हैं। ईंट की फर्श बनाएं। और पशु नस्ल की बात जहाँ तक आती है तो उसमें सबसे बढ़िया जो है, अगर आप गाय पालन करना चाहते हैं डेयरी व्यवसाय में, तो साहीवाल नस्ल की गाय पाल सकते हैं और संकर नस्ल की कुछ गाय हैं, खासतौर से होल्स्टीन फ्रीजियन और जर्सी के क्रॉस जो है पाल सकते हैं। इसके अलावा भैंस पालन करना चाहते हैं तो मुर्रा नस्ल की भैंस सबसे बढ़िया जो है अपने देश की है, जो किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा उत्पादन देती है। और इसके अलावा अगर ये नस्लें आपको शुद्ध रूप में नहीं मिल सकती हैं तो जो हमारे किसान भाई पहले से जो देसी नस्ल की भैंस या गाय पाले हुए हैं उसमें नस्ल सुधार करके कम से कम पैसा लगा करके, चाहे वो होल्स्टीन फ्रीजियन के क्रॉस हों या जो है जर्सी के हों, उनकी सून साड़ों के सीमेंट से जो है, जिससे अपनी गाय को गर्भधारण करवा सकते हैं जब वो गर्मी पर आती हैं। और इसके लिए कृत्रिम विधि
प्रयोग में लाई जाती है, जो राजकीय पशु चिकित्सालयों पर उपलब्ध है या बैस के केंद्र हैं वहाँ से ये सुविधाएं मिल सकती हैं। और इसके अलावा मुर्रा नस्ल की भैंस अगर आप पालना चाहते हैं, शुद्ध रूप में नहीं मिल पाती है बाजार से या पैसे की कमी है, तो उसके लिए जो आप भैंस पाले हुए हैं वो जब गर्मी पर आती है तो मुर्रा नस्ल का सीमेन जो है अपनी भैंस में डलवा सकते हैं और जो आपको बढ़िया प्राप्त होगी वो अपनी माँ से जो है ज़्यादा दूध देने वाली होगी। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अच्छी पैदावार हेतु सब्जियों की जैविक विधि से खेती पर जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हल्दी की खेती हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है। जिन किसान भाइयों ने इसकी बुआई समय से की होगी, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था के लिए खेतों में खड़ी होगी। अतः इस फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु इस समय इनमें कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अपनाएं, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर के एक कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर सत्य प्रकाश। किसान भाइयों, जैसा कि पहले हल्दी की खेती के संबंध में जानकारी दी गई थी कि किसान भाई बागों में हल्दी कैसे करें, क्योंकि बाग में बहुत सी जगह खाली पड़ी रहती है। अतिरिक्त आय को ध्यान में रखते हुए संस्तुत की गई थी कि बागों में जो जगह खाली है उसमें हल्दी की किस्में जैसे पंत पीदप है, रोमा है, बल्लभप्रिया है, पूसा रश्मि है, ये प्रजातियों का चयन कर 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में बुआई करें। उस समय ये भी बताया गया था कि किस तरह से उर्वरक प्रबंधन करें। अब आज सितंबर के महीने में इस समय फसल तैयार खड़ी है, तो इस समय किसान भाइयों हल्दी की फसल में विशेष 3 बातें करने की आवश्यकता है। नंबर 1 कि फसल को खरपतवार मुक्त रखें, इसमें खुरपी या फावड़ा से खरपतवार निकालते रहें और इसमें मिट्टी चढ़ाएं। दूसरा, सिंचाई। अभी आप किसान भाइयों देख रहे हैं कि सितंबर माह में इस वर्ष वर्षा कम हो रही है और हल्दी चौड़ी पत्ती वाली फसल है, तो इसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो हल्की सी सिंचाई भी करते रहें जब तक इसमें पत्ती हरी रहे। तीसरी बात, इसमें इस समय एक लीफ ब्लाइट बीमारी आती है जिसमें पत्ती के किनारे से दाग बनते रहते हैं और पत्ती पौधे सूखने लगते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ के जल्दी सूखने लगती हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि यदि पत्तियां जल्दी सूख जाएंगी तो जो जड़ में कंद का विकास है, हल्दी का विकास, वो पर्याप्त नहीं होगा। तो इससे बचाव के लिए जो डाइथेनियम 45 है, 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर अपनी फसल में छिड़काव करें। यदि आवश्यकता पड़े तो 15 दिन बाद दोबारा छिड़काव करें। किसी भी स्थिति में फसल को रोग से प्रभावित ना होने दें। यदि फसल आपकी रोग मुक्त रहेगी तो निश्चित रूप से आपकी फसल का उत्पादन, हल्दी का उत्पादन अच्छा मिलेगा। इस तरह से किसान भाइयों जो हल्दी बागों में हल्दी बोई गई है उसमें जो बात की गई कि फसल की देखरेख करते रहें और ये जो हल्दी की वेजिटेटिव ग्रोथ है ये अक्टूबर नवंबर में जैसे ही तापक्रम घटेगा ये सूख जाएगी और जनवरी और फरवरी में आप हल्दी की खुदाई करें। कभी कभी किसान भाई ये सोचते हैं कि पत्तियां सूख गई, नवंबर माह में खुदाई कर लें। ऐसा किसान भाई ना करें, क्योंकि इसमें जो करक्यूमिन की मात्रा होती है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती। इसलिए पर्याप्त करक्यूमिन की मात्रा या गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए जनवरी और फरवरी माह में ही हल्दी की खुदाई करें। तो इस तरह से किसान भाइयों हल्दी की फसल की देखभाल करते हुए आप अधिक लाभ उत्पादन ले सकते हैं। हमारे प्रदेश में विभिन्न सब्जियों की खेती बहुत बड़े क्षेत्र में देखने को मिलती है और दिन प्रतिदिन किसान भाई अधिक उत्पादन की चाह में विभिन्न प्रकार की रासायनिक दवाओं का प्रयोग फसल में कर रहे हैं, जिससे उत्पादन में तो बढ़ोतरी देखने को मिलती है लेकिन इसकी गुणवत्ता घटती जाती है।
इसका विपरीत असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। तो इस समस्या को देखते हुए किसान भाई जैविक विधि से सब्जी की खेती कैसे करें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश कुमार। इसकी जानकारी बहुत से किसानों को पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है, जिसके कारण वो सही इसकी खेती नहीं कर पाते। आप जानते हैं जैविक खेती करने से हम रासायनिक उर्वरकों की बचत करते हैं और जो कीटनाशक रासायनिक आती है उसकी बचत होती है। इस तरह से हम प्रदूषित होने से खाद्य पदार्थों को बचा सकते हैं। तो आप जानते हैं जैविक खेती के माध्यम से हम किस तरह से सब्जियों की खेती करें। अब इसके अंतर्गत प्राथमिक अगर हम देख ले स्रोत क्या है, तो जिसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या जो भी सड़े गले पदार्थ होते हैं इसके द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा जैविक उर्वरक जो हम बनाए हुए हैं, इसमें राइजोबियम है, राइजोबियम है, जोटोबैक्टर है, एजोस्पेरिलियम है, पीएसबी है, इसका हम उपयोग करते हैं। जैसे अगर आप मटर, चना या राजमा या कद्दू वर्गीय जो बीज होते हैं, इनको आप जैव उर्वरकों के द्वारा शोषित कर अगर लगाते हैं तो उत्पादन बढ़ता है। तो देखते हैं कि पौधा स्वस्थ होता है और इसमें जैविक उर्वरक लगा हुआ है तो अलग से रासायनिक खादों की देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके अलावा अगर किसान बंधु ये चाहते हैं कि जो सीडलिंग तैयार करते हैं, चाहे वो सीडलिंग किसी भी सब्जी का हो, अगर पात गोभी का हो, फूल गोभी का हो या आपका टमाटर का हो, तो जितने तरह का सब्जी का अगर सीडलिंग है, इसको तैयार करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप 1 किलोग्राम जैव उर्वरकों के ले ले, 10 से 12 लीटर पानी में उसको घोल करके घोल तैयार कर ले और इन सभी पौधों को उस पानी में डालकर डुबो दे, उनके जड़ को आधे घंटे तक उसको जड़ में रहने दे। इसके बाद उसको निकाल करके अगर आप उसमें लगाते हैं तो ये प्रयोग के द्वारा देखा गया है, इसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं आती और साथ ही साथ पौधों का बढ़वार अच्छा होता है और इसमें अच्छे फल लगते हैं। इसके अनुसार इसके बाद अगर किसान बंधु चाहते हैं कि अपने भूमि को भी जैव उर्वरकों के माध्यम से वो उसमें उसका उपचारित कर सकते हैं, इसके लिए 2 से 3 किलोग्राम जैव उर्वरकों को ले लें और 40 से 50 किलोग्राम भुरभुरी मिट्टी में मिला करके अगर किसान बंधु इस उर्वरक को पूरे भूमि में अच्छी तरह से लगाने से लेकर के और 24 घंटा के अंदर इसका छिड़काव कर दे और तब जाकर के किसी भी सब्जी को उसमें लगाते हैं, तो देखा गया है कि जो रासायनिक खाद के माध्यम से हम जो उनमें नत्रजन, फास्फोरस, पोटास के लिए हम अप्लाई करते थे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इससे ही उनकी पूरी हो जाएगी। गर्मी के दिनों में खेतों की गहरी जुताई अवश्य कर देनी चाहिए। विभिन्न सब्जी परिवार का फसल चक्र अपनाना चाहिए ताकि उसमें लगने वाले कीट व रोग विशेष के जीवन चक्र को समाप्त किया जा सके। रोग एवं कीट अवरोधी मुक्त सब्जियों की किस्मों का चुनाव करना चाहिए ताकि उनके नियंत्रण के लिए हानिकारक जहरीले रसायनों का प्रयोग ही ना करना पड़े। सब्जी विशेष को उनके मुख्य बोई जाने वाली समय के अनुसार ही खेती करनी चाहिए ताकि कीट व्याधियों का आक्रमण कम हो सके। कीड़ों को आकर्षित करने वाली फसलें सहफसली खेती के रूप में लगाना चाहिए ताकि मुख्य फसल बर्बाद होने से बच जाए। उदाहरण के रूप में टमाटर के प्रत्येक 6 कतार के बाद 1-2 कतार गेंदे के फूल लगाना चाहिए। गोभी वर्गीय सब्जियों के साथ सरसों या चाइनीज पत्ता गोभी लगानी चाहिए। जहाँ तक हो सके कीट व्याधियों का भौतिक रूप से नियंत्रण करें। कहने का तात्पर्य, जिन पत्तियों पर रोग या कीट का आक्रमण दिखे उन्हें पौधों से तोड़कर जला दिया जाए, मिट्टी में गाड़ दिया जाए। उदाहरण स्वरूप बैगन का तना व फल छेदक कीट, गोभी का पत्ता खाने वाले कीट के झुंड जो पत्तियों पर दिखते हैं। सब्जियों के 2 खेत के भागों में बाड़ के रूप में ऊंची फसल जैसे ज्वार, बाजरा या मक्का की खेती करना ताकि कीट उछलकर दूसरे खेत में न जा सके। शुद्ध रूप से कार्बनिक स्रोतों से प्राप्त खाद उर्वरकों का प्रयोग करना। इस प्रकार से यदि हमारे किसान भाई सब्जी उत्पादक अपनी खेती करते हैं तो निश्चय ही उन्हें कम लागत में गुणवत्ता युक्त साग सब्जियों की अधिक पैदावार प्राप्त होगी, जिनका उपयोग करके स्वयं भी निरोगी रह सकते हैं और उपभोक्ता को निरोगी रखते हुए मृदा स्वास्थ्य उत्तम बना सकते हैं।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है राजपुरा मेरठ के समरवीर चौधरी ने। आपने बासमती धान की फसल में रोग नियंत्रण पर जानकारी चाहिए। किसान भाइयों, अब आपकी बासमती की फसल 60 से 70 दिन की हो गई होगी। इस समय जो प्रमुख बीमारी आपकी खेत में देखी जा सकती हैं उनमें प्रमुख है सीथ ब्लाइट। सीथ ब्लाइट में आप देखेंगे तने पर नीचे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और तना गलने लगता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। यदि आप ध्यान से देखें तो सीथ ब्लाइट की शुरुआत आपकी डोल और मेड़ के पास से होती है। किसान भाइयों, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए इस बीमारी के लिए जो फंगस है वो हमेशा डोल पर दूब घास में पनपता है। इसलिए यदि आप डोलों को साफ रखेंगे आपके खेत में सीथ ब्लाइट बिल्कुल नहीं आएगी। यदि फिर भी आपके खेत में सीथ ब्लाइट आ गई है तो आप खेत से पानी निकाल दें और हमेशा याद रखें, आप जैसा कि देख रहे हैं पिछले 1-2 साल से किसानों को उनके उत्पाद का सही पैसा नहीं मिल पा रहा। ऐसे में हम किसान भाइयों को विशेष ध्यान रखना है कि हमको कम खर्चा करना है, लागत अपनी कम करनी है। इसलिए जब कभी भी बीमारी आती है तो पूरे खेत में आप स्प्रे करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जिस एरिया में बीमारी है उसके 1-2 मीटर तक इधर उधर और केवल उसी एरिया में, जिसको हम स्पॉट स्प्रे बोलते हैं, कर सकते हैं। यदि डोल साफ होने के बावजूद आपके खेत में ये बीमारी आई है तो आप हेक्साकोनाजोल 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से 1 एकड़ में 200 लीटर पानी का प्रयोग करते हुए स्प्रे कर सकते हैं। आपको विशेष ध्यान रखना है पूरे खेत में स्प्रे ना करें और यदि खेत में 2-1 पौधे नज़र आते हैं तो ऐसे पौधों को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। इसके बाद किसान भाइयों, जैसे कि इस बार देखा जा रहा है आपके खेत में बकेने रोग आ रहा है। बकेने जिसे किसान भाई अपनी भाषा में झंडा रोग बोलते हैं, जिसमें कोई पौधा ऊंचा बढ़ जाता है। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं इस बीमारी के लिए कोई भी रसायन काम नहीं करता है। इस बीमारी का इलाज बहुत आसान है। जब आप बीज लेते हैं तो बीज अच्छे जगह से लें, बीज आप अच्छी जगह से लें, बीज का उपचार ज़रूर करें। उसके बाद पौध जब आप उखाड़ते हैं नर्सरी में से तो कभी भी सूखे में नहीं उखाड़नी है। आपको खेत में पानी भर के, पानी काफ़ी भरा होना चाहिए और फिर पौध उखाड़ें। और तीसरा काम है पौध का उपचार। यदि ये 3 काम आपने किए हैं तो आपके खेत में 90 से 95% तक ये बीमारी नहीं आएगी। फिर भी यदि आपके खेत में बकेने नाम की बीमारी आ गई है तो आपको उन पौधों को जड़ समेत उखाड़ देना है। आपको ये ध्यान रखना है इन पौधों को काटना नहीं है, क्योंकि यदि आप काटेंगे तो इसका फंगस और फैलेगा और दूसरे पौधों को नुकसान पहुंचाएगा। इसको आप मिट्टी के अंदर दराती चलाकर जड़ समेत उखाड़ के बाहर कर दें। यदि आपको स्यूडोमोनास बाज़ार में उपलब्ध है तो आप स्यूडोमोनास 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं, जो कि बकेने रोग के नियंत्रण पर प्रभावी पाया गया है। इसके अलावा जो प्रमुख बीमारी है वो आपकी ब्लास्ट, जिसे आप पत्ती का ब्लास्ट, गर्दन तोड़ और गांठ का ब्लास्ट कहते हैं। ब्लास्ट रोग की पहचान में आप देखेंगे पत्ती के ऊपर आँख जैसे धब्बे बने होंगे, जो बीच में से भूरे राख जैसा रंग जिसका होता है, और ये धब्बे बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे पूरी पत्ती जली हुई महसूस होती है। किसान भाइयों, जब खेत में आपको पत्ती के ऊपर इस तरह के धब्बे दिखाई देते हैं तो आप कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 1 एकड़ में 200 लीटर पानी का प्रयोग करते हुए प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं गर्दन तोड़ बाली निकलने के बाद आती है, और जिस खेत में पत्ती वाला ब्लास्ट आया है उनको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, या जो किसान भाई पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 6 वैरायटी लगा रहे हैं उनको, जब आपका खेत गोब की अवस्था में होता है, आपके खेत में 2-1 बाली नज़र आने लगती है, उसी समय पर आपको ट्राईसाइक्लाजोल, जो कि भीम, बाण, सिविक और विभिन्न नामों से बाज़ार में उपलब्ध है, 120 ग्राम 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी में प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, भीम या ट्राईसाइक्लाजोल का स्प्रे
गोब की अवस्था जब बाली निकलना प्रारंभ होती है उस समय करना है, क्योंकि खेत में जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं अभी खेत में बाली निकलना प्रारंभ हुआ है। ये सही समय है ट्राइसाइक्लाजोल का प्रयोग करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं जब गर्दन तोड़ बीमारी आती है उस समय हमारी बाली बन चुकी होती है। यदि हम उस समय पर स्प्रे करते हैं तो वो आपको सिर्फ नुकसान देगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई बीमारी कंट्रोल नहीं होगी, बल्कि हमारे चावल में रसायनों के तत्व मौजूद रहेंगे जो आपके उत्पाद का मूल्य कम कर देंगे। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें। एक और बीमारी किसान भाई आजकल महसूस कर रहे हैं, जैसे कि पत्तियों पर भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे पड़े हुए हैं और वो कई बार बहुत ज़्यादा धब्बे हो जाते हैं, जिसे हम भूरा धब्बा रोग कहते हैं। किसान भाई, भूरा धब्बा रोग आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। यदि आप कार्बेंडाजिम का स्प्रे करते हैं तो उससे ये रोग कंट्रोल हो जाता है। बहुत खेतों में ये रोग पोटास का प्रयोग जहाँ नहीं किया है वहाँ ये ज़्यादा आता है, इसलिए आप उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करें, नाइट्रोजन का प्रयोग कम करें। बासमती धान में नाइट्रोजन का प्रयोग कम करें, अन्यथा आपके खेत में बीमारियां आ जाएंगी। किसान भाई, आपने देखा होगा जब आपकी फसल पक जाती है तो उसमें पीले रंग की गांठें बन जाती हैं, जिसे हम फॉल्स स्मट कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा दाने के ऊपर लाल से धब्बे बन जाते हैं और दाने का रंग खराब हो जाता है, जो कि ग्रेन डिस्कलरेशन कहलाता है। इन दोनों बीमारियों के लिए भी हमको जब ये बीमारी खेत में आ जाती हैं कोई स्प्रे नहीं करना होता। जैसे कि मैंने बताया, जब आपके खेत में 10 से 15% बाली आ जाएंगी, यानी कि ट्राइसाइक्लाजोल का स्प्रे करने के 7-8 दिन के बाद आप चाहें तो प्रोपिकोनाजोल या फॉलिक्योर आदि किसी भी दवा का 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से, मतलब 200 ml दवा 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी में प्रयोग करें। उससे आपके खेत में किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं आएगी। यदि फिर भी आपके खेत में कोई समस्या आती है तो आप बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान, जो कि एक एपीडा का पार्ट है, में आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0121 2888 554। इसके अलावा मोबाइल नंबर है 94 127 050 48। धन्यवाद। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु उड़द और मूंग की फसल में प्रबंधन कार्य। बकरियों की अच्छी बढ़वार हेतु देखरेख और प्रबंधन पर जानकारी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।